नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे बड़ा खुलासा यह था कि नरेंद्र मोदी के पहले जो आदरणीय मनमोहन सिंह साहब की 10 साल तक कार्यकाल चली, वो देश के सामरिक महत्व के मुद्दे पर चीन के इशारों का इंतजार करके चलती थी। हमारे देश में मिसाइल तकनीक उन्नत किस्म का डेवलप हो चुका था और हमारे पड़ोसी देश उसको खरीदना चाहते थे, उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहते थे। लेकिन तत्कालीन मनमोहन सरकार ने 10 साल तक उसमें अड़ंगा लगाया। यह विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और उन देशों के तत्कालिक राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुए कॉरेस्पॉन्डेंस के एक खुलासे से सामने आया है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है और उस बात को पुख्ता करता है कि राहुल गांधी और चीन के बीच जो समझौता हुआ था बिना किसी अधिकार के, जिसमें प्रियंका गांधी रावत वाड्रा भी मौजूद थे, क्या वो इसी बात का समझौता था कि आप हमारे विरुद्ध किसी तरह की सामरिक महत्व को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे, और खास तौर से जो देश हमारे विरुद्ध लड़ने की हिमाकत करेगी, सोचेगी, उसे आप किसी तरह का रक्षा सहयोग नहीं करेंगे। वह अभी खुल के आएगा, लेकिन समाचारों पर इस बात का पुख्ता प्रमाण कॉरेस्पॉन्डेंस से साबित हो गया है कि तत्कालिक सरकार ने चीन और उसके आसपास के देशों को मिसाइल तकनीक देने से बची या अड़ंगा लगाई। खैर, आज का मुद्दा यह नहीं है मित्रों। आज का मुद्दा है कि कल चुनाव है दिल्ली में, हरियाणा में और कुछ जगहों पर। दिल्ली और हरियाणा की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी विजय प्राप्त किया था। जब उसको ये पूरी की पूरी सीटें हरियाणा और दिल्ली की मिली थी, तब की स्थिति यह थी कि हरियाणा में जगदीश खट्टर अपना पूरी शक्ति से सरकार चला रहे थे और दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि दोनों को मिले मत प्रतिशत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मत प्रतिशत मिला था, लेकिन मत प्रतिशत की गणना से ज्यादा महत्वपूर्ण सीटों की संख्या होती है और कई बार मत प्रतिशत और सीट में एक अलग तरह का देखने को मिला है कि कई पार्टी 2%, 1% ही कम रही है, लेकिन सीटें उसको एक भी नहीं मिल पाई। यह चीज देखा गया है। तो मैं प्रतिशत पर नहीं जाता, मैं सर्कमस्टांसेस पर जाता हूँ। हरियाणा की स्थिति आज यह है कि जो आज मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनकी हैसियत एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लायक भी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को पिछड़ा समाज, दलित समाज से इतना ज्यादा लगाव है कि वो उस समाज को खुश करने के चक्कर में हैसियत विहीन लोगों को भी हैसियत वाले स्थान पर पहुंचा देते हैं, बैठा देते हैं। असल में नरेंद्र मोदी का सिक्का चल रहा है आजकल। वो जिस घोड़े पर भी दाव लगाते हैं वो विजय हो जाता है, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि उसके मुकाबले में कोई नहीं होता, इसीलिए वो जीत जाता है, जीता हुआ प्रतीत होता है। मतलब अगर आप मुकाबले में अकेले रहेंगे तो आप वहीं को जीतना है। पता तो तब चलेगा जब आपके साथ कोई विपक्ष का आदमी हो और आपके मुकाबले में दौड़ रहा हो। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से उनके मुकाबले में कोई मैदान में दिखा ही नहीं, इसीलिए मोदी को यह विजय होता हुआ दिख रहा होगा। दूसरी बात है कि जगदीश खट्टर कितना हो 10 साल तक सरकार चलाए हो, लेकिन अभी भी जो हरियाणा में उनकी राजनीतिक हैसियत है वो हुड्डा परिवार से आगे नहीं बढ़ पाई है। हरियाणा में हुड्डा एक हैसियत वाले हैं, उनका जनता में समर्थन है। जाट कम्युनिटी से आते हैं, वो एक अलग बात है। हरियाणा जाट बहुल इलाका है, लेकिन जाट तो देवीलाल भी है और उनका परिवार भी है। लेकिन हुड्डा के मुकाबले में अभी आज की तारीख में देवीलाल का परिवार बट जाने की वजह से उसकी शक्ति बढ़ गई है, कमजोर हो गया है। और हुड्डा अकेले हैं, उनमें बंटवारा नहीं हुआ है। उनका पिता पुत्र की जोड़ी है, जो एक राज्य संभालती है और दूसरा केंद्र में आता है, और वह अभी तक वो शक्ति बरकरार है। लेकिन कांग्रेस में जो आदमी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, उसका पर कतरने का राजनीति है। इसलिए हुड्डा के साथ भी कुछ इस तरह का खेल हुआ और वो अब तक बदस्तूर जारी है।
लेकिन सैनी अभी भी हुड्डा के मुकाबले में नहीं है, यह बात दिख रहा है। अगर हरियाणा में वोट पड़ेगा तो वो देश के प्रधानमंत्री को बनाने के लिए पड़ेगा, उससे सैनी के हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के मतदाता ये जानते हैं कि यह वोट नरेंद्र मोदी को जा रहा है और केंद्र में मोदी के मुकाबले में अभी कोई प्रधानमंत्री का मजबूत दावेदार उनसे मजबूत दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो थक हार करके हरियाणा वासी या देशवासी मोदी के पक्ष में ही मतदान करेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो क्या होगा वो बाद है, हम तो सिर्फ अंदाज लगाते हैं, विश्लेषण करते हैं। दिल्ली की बात जहां तक आता है, दिल्ली में 3 तरह का मतदाता है। एक भाजपा का मतदाता है, एक केजरीवाल का मतदाता है, दूसरा कांग्रेस का मतदाता है। मतदाता का एक वर्ग है कि वो घोर केजरीवाल विरोधी है, वो भाजपा को भी पसंद नहीं करता। एक मतदाता वर्ग है कि वो घोर कांग्रेस विरोधी है, लेकिन वो केजरीवाल को भी पसंद नहीं करता। एक मतदाता है कि वो ढूलमूल है, उसको अभी डिसाइड नहीं किया कि कहां है, वो मतदान स्थल पर जाकर के निर्णय लेता है कि किसको वोट देना है। इन स्थिति का आकलन करके कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सामने झुक करके रिड्यूज होकर के अपने आप को समझौता किया, मतलब 4-3 की समझौता हुई। एक राष्ट्रीय पार्टी जो 1885 में बनी थी वो 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है, और एक पार्टी जो अभी जुमा बनी थी वो 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक बात दिल्ली की जनता आज तक परेशान है, अब तो खैर दिल्ली में प्रचार थम गया है, अब क्या हो पाएगा कि केजरीवाल और राहुल गांधी की एक साझा रैली, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, जबकि राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ घूमे और भी जहां जहां उनका समझौता है उनके क्षेत्रीय नेताओं के साथ रैली किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रोड शो किया, लेकिन दिल्ली में वो नहीं कर पाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अंत में कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करके ये बताया है कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता, निचले स्तर का कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, जिनको मैं मजबूत बोलता हूँ, बुनियाद का ईंट मानता हूँ, जिन पर इमारतें बनती हैं, असल मजबूती उन्हीं का है। वही मेहनत करते हैं, वही मतदाताओं को बाहर निकाल कर वोट के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वही डोर टू डोर जाकर के अपनी पार्टी की बात रखते हैं, सबसे मजबूत स्तंभ है वो। लेकिन जो बड़े नेता है, जो ब्लैक किट कमांडो के साय में रहते हैं, एसी में बैठ के कहते कि मेरा निचला स्तर का कार्यकर्ता है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैसियत है, पार्टी का बात रखने का उसी की जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी निर्वहन भी करता है। तो निचले स्तर के कार्यकर्ता केजरीवाल के साथ जुड़ नहीं पाए हैं और केजरीवाल का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़ नहीं पाया है। वो जुड़ाव जमीन पर नहीं दिख रहा है। वो जो गली में प्रभात फेरी निकाली जाती है, वहां मैंने नहीं देखा है कि कोई कांग्रेस और आम आदमी मिल करके कोई रैली निकाला हो। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, अलग अलग पार्टियों का रैली आता है, प्रचार हो रहा है, लोग भी आते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि मेरा दरवाजा खटखटाया हो और कांग्रेस और आम आदमी दोनों का लोग साथ में आके कहा हो कि राकेश जी मतदान के दिन ध्यान रखिएगा, हम ही को दीजिएगा। क्योंकि मैं इतना छुप कर रहने वाला आदमी नहीं हूँ। दरवाजा खटखटाते हैं लोग, आते हैं और हर आदमी कहता है प्रमार भाई आपकी बार देखिएगा, वो सब भूल जाइए, कहते हैं। वो उनका काम भी है, उसको मैं बुरा नहीं मान रहा, लेकिन मैंने नहीं देखा। जबकि मैंने देखा है कि संघ का कार्यकर्ता आता है, राकेश भाई भाजपा को वोट दीजिएगा, भाजपा वाला आता है तो भाजपा को वोट दीजिएगा। मैंने देखा हमारे यहाँ जो जनता दल यू का प्रतिनिधि है, जो जनता दल यू का यहाँ पर बैनर लगा के घूमता रहता है, चुनाव में टिकट भी मांगा था, लेकिन समझौता हो जाने के वजह से चुनाव नहीं लड़ा। मैंने देखा कि वो और भाजपा वाला साथ साथ आए थे, दोनों मेरे को जानते हैं, बल्कि वो इतने नजदीक है हमारे जानने वाले, उन्होंने कहा प्रमार भाई चाय वो पिलाइए पहले। मेरा कहने का मतलब है कि जो एनडीए गठबंधन है मोदी वाला, उनके गठबंधन के लोग साथ साथ घूम रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, लेकिन मैंने आम आदमी और कांग्रेस के लोगों को एक साथ जमीन पर घूमते नहीं देखा। केजरीवाल को जरूर कन्हैया के लिए प्रचार करते देखा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जुड़ते हुए नहीं देखा है। क्या वो मतदान में तब्दील होगा? कांग्रेस का मतदाता केजरीवाल को वोट देगा और केजरीवाल का मतदाता कांग्रेस को वोट देगा? जिन 4 सीटों पर केजरीवाल लड़ रहा है और जिन 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, ये देखने वाली बात है। वो कल पता चल जाएगा, 4 तारीख को तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन कल अंदाज भी लग सकता है बूथों की भीड़ और बूथों की घमाघानों पर। लेकिन मैं जो आज का मुद्दा उठाया हूं वो यह मुद्दा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को जरूर से ज्यादा कवरेज दे करके अपने मुकाबले का नेता बना दिया है, खड़ा कर दिया है? क्योंकि पहले जब केजरीवाल का राजनीति में उदय नहीं हुआ था, वो राजनीति में जो लॉन्च हुआ वो आरएसएस के
लॉन्च पैड से तैयार हुआ। अन्ना हजारे में जो रामलीला मैदान में भीड़ हुई थी वो कांग्रेस विरोध में संघ की बुलाई भीड़ थी और वो सारे भाजपा के लोग ही उसमें थे। उस मंच पर किरण बेदी थी जो बाद में भाजपा के मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनी, और भी बहुत लोग थे। तो भाजपा के लोग ही मतलब कांग्रेस विरोधियों का मन था लेकिन केजरीवाल बड़ा तेज निकला और उसने उसको अपना भीड़ बना करके अपने लिए एक राजनीतिक पार्टी शुरू कर दी। उसने अन्ना को भी ठगा और लोगों को भी ठगा। लेकिन अभी मैं जब देख रहा हूं कि जब से केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर लगातार बढ़त बढ़ती जा रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान बहुत ज्यादा हो रही है। और यह राजनीतिक रूप से नफे का बात नहीं है, ये नुकसान का बात है। क्योंकि राजनीति में आप किसी को ज्यादा से ज्यादा कवरेज देंगे, जोर से ज्यादा उसका विरोध भी अगर करेंगे तो उसको प्रचार मिलेगा। मतलब आप समझिए कि प्लेटफॉर्म आपका नेता है, आपका कार्यकर्ता, आपका मंच और माइक आपका, और आप केजरीवाल 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 कहे जा रहे हैं, तो जो लोग वहां आपके आए हैं वो केजरीवाल ही सुन रहे हैं। तो उसमें से अगर 10-20% भी केजरीवाल पर सोचना शुरू कर दिए तो यह राजनीतिक रूप से भूल होगी। मैं देख रहा हूं कि मोदी के इशारे पर चलने वाली समाचार एजेंसी वो सब स्वाति मालीवाल वाला मामले में अब कोई और समाचार चैनल पर है नहीं, सिर्फ स्वाति मालीवाल और विभो कुमारी दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक महिला का अपमान दिल्ली की जनता बर्दाश्त करेगी। अरे दिल्ली की जनता जिसने निर्भया जैसे विभत्स कांड को कुछ नहीं किया, उससे मतदान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली की जनता या कोई भी देश की जनता, क्योंकि अगर काम को आधार माना जाता तो शीला दीक्षित को तो हटना ही नहीं था क्योंकि मैं दिल्ली में 87 से रह रहा हूं और शीला दीक्षित के 15 साल का कार्यकाल का मुकाबला किसी के कार्यकाल से नहीं हो सकता। शालीनता से काम करना। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो उनके कार्यकाल में कुछ साल भारतीय जनता पार्टी का भी शासन था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लेकिन हम लोगों को कभी सुनने को नहीं मिला कि कोई केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, केंद्र सरकार अलंगा डालती है, राज्य सरकार निकम्मापन करती है। ये हम लोगों को पहली बार सुनने को मिला केजरीवाल के जमाने में। इसके पहले अगर आपने कभी शीला दीक्षित और अटल बिहारी वाजपेयी का विवाद सुना हो तो बताइए कि केंद्र पर फंड रोक देता है, केंद्र को काम नहीं करने देता है, केंद्र अलग लगता है, गवर्नर काम रोकता है, ये हम तो इसके पहले कभी सुने नहीं। अरविंद केजरीवाल के नौटंकी से यह सब सुनने को मिला है और उसके नौटंकी में भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है, बल्कि मैं कहूंगा कि फंस चुकी है। क्योंकि केजरीवाल को जरूर से ज्यादा कवरेज देकर के आप उसको अपने मुकाबले का नेता बना रहे हैं और वो बन गया है। क्योंकि आज की तारीख में दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी केजरीवाल पर चर्चा हो रहा है। मैं टीवी डिबेट में भाग लेता हूं, कहीं और का मुद्दा हो रहा होता है और जो भाजपा का प्रवक्ता आता है हमारे साथ टीवी डिबेट में, वो बात कहता है कि देखिए मुख्यमंत्री के घर में एक महिला का अपमान हुआ है, कांग्रेस वाला क्यों नहीं इसमें कुछ बोल रहा है। मतलब मामला बिहार के चुनाव को हो रहा है, गुजरात के चुनाव को हो रहा है, पश्चिम बंगाल के चुनाव को हो रहा है, तमिलनाडु और केरल के चुनाव को हो रहा है, और टीवी डिबेट में विश्लेषक के रूप में मैं बैठा हूं और वो अपने अपने पार्टी के बैठा हुआ है। उसमें केजरीवाल का चर्चा करने की क्या जरूरत है। क्या यह बताने का प्रयास हो रहा है कि भाई केजरीवाल महिला विरोधी है और यह पूरे देश में प्रचार नहीं मिल रहा है। विचार इस पर करेगा। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में एक ऐसे आदमी को जिसको काउंसलर भी नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री बना दी, बेमतलब का प्रचार देकर। अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे अब तक के कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसको वोट मिले लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका प्रचार करके उसको मुख्यमंत्री बनाए हुए। अरविंद केजरीवाल अगर आज मुख्यमंत्री है तो उसका श्रेय अकेला भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मैं उस पक्ष का गवाह हूं। मैं टीवी डिबेट में बैठा था, मुझे याद है जब 3-4 सीटें भाजपा को कम मिल गई थी तो कांग्रेस का एक नेता, मैं नाम नहीं रखूंगा, आप सब जान जाएंगे, खुलेआम टीवी पर पत्रकार के सामने कहा कि मैं बिना शर्त भाजपा को समर्थन देने को तैयार हूं। मेरे पास 4 सीटें हैं और भाजपा को 3 सीटों की जरूरत है, वो सरकार बनाए। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था। वो पार्टी विद डिफरेंस की अपनी छवि बनाना चाहते थे। हालांकि वो छवि तार-तार हो गई क्योंकि उसके बाद कई राज्य की पार्टियों, कई प्रदेश की पार्टियों को तोड़ के फोड़ के कैसे कैसे षड्यंत्र करके या कैसे कैसे तरीकों से अपने पक्ष में लाया गया, वो सब दुनिया जानती है। अगर उस वक्त उस कांग्रेस के एमएलए की 4
सीटों का समर्थन ले लिया गया होता तो अरविंद केजरीवाल का नाम का बुलबुला उठता ही नहीं और केजरीवाल समाप्त हो जाता। लेकिन आपने केजरीवाल को मौका दिया और गुस्से में दिल्ली की जनता ने एक छत्र उसको 67 सीटें दी। अब सोचिए, जो जनता ने अभी 4 सीटें ही बहुमत में कम दिया था, 32 या 33 सीटें दी थी, उसने अगले बार में 3 सीटें पर ला दिया है, मतलब 10वां हिस्सा बड़े आकर के पहुंचा दिया। उसके बाद भी भाजपा इसको समझी नहीं, इसको इससे सबक नहीं ली और हर मामले में केजरीवाल करती रही। और मैं मानता हूं कि यह उसका राजनीतिक भूल है, लेकिन यह भूल तो भारत के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को इंडोर्स करना शुरू किया। मुझे तो कई बार यह आशंका लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी केजरीवाल को कांग्रेस के मुकाबले में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का बीड़ा तो नहीं उठा लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस विहीन राजनीति करनी है, मुझे देश से कांग्रेस को समाप्त करना है। तो कांग्रेस को समाप्त करने वाली सीट पर जाएगा कौन? केजरीवाल। यह एक चिंता का विषय है, चर्चा का विषय है और सोचने का विषय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को इंडोर्स कर रही है या केजरीवाल का अस्तित्व ही भारतीय जनता पार्टी के वजह से है, लापरवाही से है या समर्थन से है। यह विचार आप करिएगा। अगर आपको समझ में आए तो मेरा मार्गदर्शन करिएगा, क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही मेरा पारितोषिक है, आपका समर्थन ही मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। अपना आशीर्वाद सदैव बना रहिए और मेरे इस मुद्दे को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने सभी समूह में साझा करिए, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और वो समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो वह समाप्त होता है। देश की सभी समस्याओं को समाप्त की उम्मीद के साथ मैं रोज एक समस्या आपके सामने रखता रहूंगा और आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। तब तक अपना आशीर्वाद सदैव बना रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। जय हो भारत का लोकतंत्र और जय हो भाजपा की राजनीति।